पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गोभी वर्गीय सब्जियों में लगने वाले हानिकारक कीट एवं रोग का रोकथाम। अधिक फलों के लिए सेब के बागों में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। अच्छी वृद्धि और विकास के लिए ब्रॉयलर मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन। हिमाचल प्रदेश की जलवायु बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए अति अनुकूल है और जो किसान भाई इस समय गोभी प्रजाति की सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंदा गोभी, ब्रोकली, लाल गोभी इत्यादि की खेती कर रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप के कारण उपज का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। फलस्वरूप किसानों को काफी आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। तो कौन कौन से ये कीट एवं रोग तथा इनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं वाईसी परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन के डॉक्टर संदीप कंसल। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल सर्दी का मौसम चला हुआ है, वह हिमाचल प्रदेश में गोभी व मटर की मुख्य फसलें हैं जिसके द्वारा किसान भरपूर फायदा ले रहे हैं। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों में रोग उत्पन्न करने के लिए बहुत से रोग कारक जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, सूत्रकृमि इत्यादि जिम्मेदार होते हैं, जिनकी वजह से इन सब्जियों के उत्पादन और उनकी गुणवत्ता में कमी आती है और इससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ता है। गोभी वर्गीय फसलों को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख रोग, इनके लक्षण और रोकथाम के बारे में जानते हैं। गोभी की फसल में 4-5 तरह की मुख्य बीमारियां आती है। उनमें एक बीमारी है काला सड़न रोग, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक रोट भी बोलते हैं। इसके साथ साथ तना विगलन रोग भी आती है। अब हम बात करते हैं काला सड़न रोग। ये एक जीवाणु द्वारा होती है तथा बीज से ये बीमारी आती है। आरंभ में पत्ते किनारे से पीले होकर बी शेप की तरह काले होकर मुख्य शिराओं की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे ये पूरे पत्ते को गिला देता है और ये रोग पत्तों से होते हुए तने की तरफ बढ़ता है। वह तने भी सड़ जाते हैं, फल और फूल भी इसके सड़ जाते हैं। और इस बीमारी के उपचार के लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एक बीज हम सर्टिफाइड एजेंसी से ही लें। इसके अलावा जब ये बीमारी खेत में आती है उसके लिए भी हमें स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि कॉपर, तांबे पर आधारित जो फफूंदनाशक हैं जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या बोर्डेक्स मिश्रण है, इनका हम दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं और बोर्डेक्स मिश्रण जो एक रामबाण है इसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं, जो 4:50 की रेशो में हम इसमें स्प्रे करते हैं। इसके अलावा जो गोभी में जो बीमारी आती है वो है तना विगलन रोग। ये बहुत ही मुख्य बीमारी है और इसके जो बीजाणु हैं बीमारी के वो जमीन में पैदा होते हैं और जैसे ही जमीन में नमी बारिश के द्वारा बहुत हो जाए या पानी ज़्यादा पानी देने के कारण इसके जो बीज है बीमारी के जर्मिनेट होकर तने को या जो पत्तों की नीचे शिराओं को ग्रसित करते हैं और पत्ते पीले शुरू हो जाने लग जाते हैं और ये जो बीमारी है ये तनों पे विगलन रोग करता है, सड़ाना शुरू कर देते हैं और पत्ते सारे सड़ जाते हैं, तना भी सड़ जाता है और फूल पे भी ये सड़ाना शुरू कर देता है। इस रोग के उपचार के लिए ये जरूरी है
कि अगर ये रोग बहुत ही भयानक रूप में हर साल आता जा रहा है तो हमें फसल चक्कर अपनाना चाहिए। उसके साथ फफूंदनाशकों जैसे इंडोफिल M45 के साथ साथ बेबिस्टिन नाम की दवाई का स्प्रे करना चाहिए। इंडोफिल का 2.5 ग्राम और बेबिस्टिन का आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे 10 दिन के अंतराल पे कर देना चाहिए। इसके अलावा इनमें बीमारी गोभी की प्रजाति में आती है धब्बा रोग, जो खासकर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा आती है। पत्तों पे धब्बे पड़ जाते हैं और पत्तों पे धब्बे बड़े बन के फैल के पत्ते को सड़ा देते हैं, साथ में तने में भी फैल जाते हैं और गोभी वाली बीज वाली फसल को भी नुकसान करते हैं। इसके उपचार के लिए बीज का उपचार कई दवाइयाँ जैसे थीरम है, कैप्टॉन है, इन दवाइयों द्वारा 3-4 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ मिक्स करके सूखा उपचार देते हैं। इसके अलावा इनमें हम स्प्रे करते जो बीमारी के जैसे लक्षण हमें दिखते हैं, इंडोफिल M45 या जायरम या जैनब नामक की दवाइयों को हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि बरसात के मौसम में इन दवाइयों के साथ हमें स्टिकर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। स्टिकर का इस्तेमाल हमें आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से हम स्टिकर मिला सकते हैं। किसान भाइयों, एक अनुमान के अनुसार 25 से 30% गोभी की फसल कीट एवं व्याधियों के प्रकोप से नष्ट हो जाती है। और अगर बात करें गोभी वर्गीय फसलों में लगने वाले कीटों की, तो इनमें माहू, चेपा, हीरक, पृष्ठ पतंगा आदि प्रमुख हैं, जिनका समय से नियंत्रण करना बेहद ही जरूरी होता है। तो किस प्रकार करें इनकी रोकथाम, आइए जानते हैं। इन रोगों के अलावा गोभी प्रजाति फसलों में कीटों का भी काफी विनाश रहता है। एफिड्स जो हैं ये निरंतर काफी छोटे पौध से लेके गोभी बीज वाली फसल तक काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हमें एक सिस्टमिक दवाइयाँ जैसे कॉन्फिडोर या जिसे इमिडाक्लोप्रिड, इसका हम आधा ml प्रति लीटर के घोल से भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा डायमंड बैक माउथ, इनकी सुंडियां जो है पौधे में पंक्चर करके पूरे पौधे को नष्ट कर देती है। इनके लिए हमें प्रोफेनोफोस या प्रोफेक्स का हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हम घोल बनाकर इनको हम 7 से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करने से इन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। किसान भाइयों, हिमाचल प्रदेश को एक सेब उत्पादक राज्य माना गया है और यहाँ के ऊपरी क्षेत्रों के अधिकतर बागवान भाई विभिन्न किस्मों के सेब की बागवानी कर अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो जिन बागवान भाइयों ने सेब की बागीचे लगा रखे हैं, वो अपने बागों की कटाई छटाई तथा इसमें किए जाने वाले आवश्यक कार्यों को किस प्रकार से करें ताकि आगे चलकर अपने बागों से अच्छी क्वालिटी के फलों की अधिक उपज ले सके, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सारू, जिला चंबा के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव बनियाल। सेब के बाग हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में पाए जाते हैं और जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, इस समय हमारे किसानों को अपने बागों में कुछ आवश्यक कार्य जैसे बागों की निराई गुड़ाई करना, पौधों के तौलिए बनाना, उनमें खाद एवं उर्वरकों की उचित मात्रा देना आदि की आवश्यकता होती है। इन कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बनियाल ने बताया कि किसान साथियों, जब हम किसी भी फलदार पौधे को स्थापित कर देते हैं, बगीचे में लगा देते हैं, उसके बाद उसकी देखभाल का काम जो है शुरू होता है। सबसे पहला कार्य है इनमें तौलिए बनाना। जो पौधे के तौलिए हम बनाते हैं उसका उद्देश्य है कि जो तौलिए की एरिया है उसमें जो मिट्टी है वो लूज हो जाए, भुरभुरी हो जाए, ताकि उसमें पानी आसानी से अंदर जा सके और पौधे की जड़ों तक जो पोषक तत्व हैं वो पहुंच सके। तो जब भी हम सेब के फलदार पौधों में तौलिए बनाते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखें कि जितना फैलाव पौधे की टहनियों का होता है, लगभग उतने एरिया में नीचे हमें तौलिया बनाने हैं। तौलिया बनाने का जो समय है वो दिसंबर जनवरी का महीना सबसे उपयुक्त है और इसी तौलिए को बनाते समय जितनी भी खादें हैं पौधे में डालनी है उनको भी हम साथ साथ मिला सकते हैं। डॉक्टर संजीव बनियाल ने सेब के पौधों में खाद एवं उर्वरकों की मात्रा को डालने के बारे में बताते हुए कहा कि 1 साल के पौधे के लिए लगभग 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 70 ग्राम नाइट्रोजन, 35 ग्राम फास्फोरस और 70 ग्राम पोटाश हमें डालनी चाहिए।
इसी तरह से ये मात्रा 2 साल के पौधे के लिए दुगनी हो जाएगी, 3 साल के पौधे के लिए तिगनी हो जाएगी, और ऐसा करते करते एक 10 साल के सेब के पौधे के लिए यह मात्रा 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 700 ग्राम नाइट्रोजन, 350 ग्राम फास्फोरस और 700 ग्राम पोटाश हो जाएगी। यानी कि एक 10 साल के पौधे के लिए हम इतनी खाद डालेंगे, और उसके बाद जब तक भी ये पौधा जीवित रहेगा, जब तक ये फलन करेगा, इसमें हम इतनी ही खाद की मात्रा डालेंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं। कई बार सेब के पौधों में ये भी देखा जाता है कि एक साल में उनमें अच्छा फलन होता है और दूसरे साल में उसकी फसल कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस खाद की मात्रा को आधा कर सकते हैं, ताकि हमारी खाद जो है वो वेस्ट ना जाए। और इन खादों को डालने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे नंबर 1 कि हम जितनी भी खादें पौधे में डालनी है उनको तौलिए में फैला दें और अच्छी तरह से मिट्टी में उसको मिक्स कर दें। दूसरा तरीका ये है कि पौधे के जड़ से या तने से लगभग 1 फुट दूर हम एक पतली गहरी नाली बना लेते हैं और जिसमें इन खादों को भर देते हैं और ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, और ये धीरे धीरे खादें ये पौधे को मिलती रहती हैं। इसके अलावा फर्टिगेशन यानी कि सिंचाई के साथ खादों को देना, ये भी एक खाद देने का तरीका है। लेकिन कोई भी खाद देने से पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि जो हमारा पौधा है उसके तौलिया जो बना है वहाँ मिट्टी में नमी का होना आवश्यक है। तो किसान साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि जो बेसिक खादें हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की खादें हैं, इनको हम दिसंबर माह में तौलिए बनाने के साथ साथ मिट्टी में डाल देते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन खाद है हमारी, वो एक विशेष प्रकार की खाद है। ये मिट्टी में एकदम घुल जाती है और अधिक बारिश या पानी से ये मिट्टी की बहुत गहरी सतह में चली जाती है, जिसको हम लीचिंग कहते हैं, जिससे नाइट्रोजन हमारी खाद जो है वो वेस्ट हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए नाइट्रोजन को हम 2 या 3 भागों में पौधे में डालते हैं। पौधे में जितनी नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता है उसका 1 भाग दिसंबर में, दूसरा भाग पौधे में फूल पड़ने के 10 दिन पहले, और तीसरा भाग फूल आने के समय हम डालें, जिससे कि पौधे में जो नाइट्रोजन की खाद की मात्रा की आवश्यकता है वो समय समय पर बनी रहे और नाइट्रोजन खाद हमारी वेस्ट ना हो। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खेती में बढ़ते लागत, खर्च और स्थिर होती आय के चलते प्रदेश के किसान कृषि सह व्यवसायों को अपनाने लगे हैं और इन सह व्यवसायों में से बहुत से किसान मांस के लिए ब्रॉयलर मुर्गियों का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन इस व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए जरूरी है कि पाली गई मुर्गियों की अच्छी वृद्धि और विकास हो। इसके लिए जरूरी है सही आहार प्रबंधन। तो मांस के लिए पाली गई ब्रॉयलर मुर्गियों में आहार प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह से। आज मैं ब्रॉयलर मुर्गियों में आहार के बारे में आपको संक्षिप्त में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि ब्रॉयलर मुर्गियां वे मुर्गियां होती हैं जिन्हें कि मांस उत्पादन हेतु किसान द्वारा तैयार किया जाता है। इन मुर्गियों को के तैयार करने के लिए सबसे पहले किसान द्वारा हैचरी से 1 दिन के चूजे खरीदे जाते हैं, उनको अपने बाड़े में बड़ा किया जाता है और जब उनका वजन बाजार में बेचने लायक हो जाता है, जिसमें लगभग वर्तमान समय में 35 से 40 दिन का समय लग रहा है, तो उस अवस्था में इनको बेच दिया जाता है बाजार में। हमारे जिन किसान भाइयों ने मांस वाली मुर्गियों का पालन किया है तो उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी हो, इसके लिए आप उनको 1 दिन की अवस्था से लेकर
21 दिन तक की अवस्था तक किस तरह का आहार खिलाएं, आइए जानते हैं। चूजों का जो पालन पोषण है उसमें जो आहार प्रबंधन है उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए, आहार प्रबंधन के बारे में जैसे ही बात आती है तो ब्रॉयलर में विशेष प्रकार का दाना बाजार में उपलब्ध रहता है। उस दाने को अपन मुर्गियों को खिलाते हैं। शुरू की अवस्था जो कि लगभग 21 दिन की अवस्था रहती है उसको ब्रॉयलर स्टार्टर कहते हैं। ब्रॉयलर स्टार्टर फेज में जो मुर्गियों को अपन दाना देते हैं वो ब्रॉयलर स्टार्टर दाना देते हैं। तो जो बाज़ार में बना बनाया दाना मिलता है उसमें तो सामान्य अवस्था में ये सभी पोषक तत्व जो हैं वो उपलब्ध रहते हैं और बैलेंस मात्रा में रहते हैं। लेकिन यदि बड़े फार्म की अगर अपन बात करें, चूँकि छोटे फार्म से 1000, 2000, 5000 ब्रॉयलर मुर्गियाँ प्रति चक्र के हिसाब से पालने वाले किसान सामान्यतः बाजार से बना बनाया दाना, रेडीमेड दाना ब्रॉयलर स्टार्टर अवस्था के लिए, ब्रॉयलर फिनिशर अवस्था के लिए खरीदते हैं और उनको ही मुर्गियों को देते हैं। लेकिन जो बड़े फार्म हैं वो स्थानीय उपलब्ध फीडिंग इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हुए स्वयं की दाना बनाने की यूनिट में इन दाने को बैलेंस मात्रा में बनवाते हैं और उनको अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं। इस दाने में लगभग 23 से 25% क्रूड प्रोटीन और 3100 किलो कैलोरी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी प्रति केजी दाने के हिसाब से पोषक तत्व उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा जो लिमिटिंग अमीनो एसिड हैं जैसे लाइसिन है, मीथियोनिन है और आजकल ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन भी लिमिटिंग अमीनो एसिड के रूप में जाने जा रहे हैं। तो इनको भी अपने को ये ध्यान देना चाहिए कि इनकी भी मात्रा का समावेश अपन करें और इनका भी जो दाना है उस दाने में इनकी मात्रा भी जो रिकमेंडेड डोज है या मतलब जो मात्रा रहती है इन लिमिटिंग अमीनो एसिड की वो उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा जो ब्रॉयलर स्टार्टर का जो दाना है वो लगभग अपने को 21 दिन की अवस्था तक मुर्गियों को खिलाना है। किसान भाइयों, अभी आपने मांस वाली मुर्गियों को 21 दिन की अवस्था तक दिए जाने वाले आहार के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं 21 दिन के बाद दिए जाने वाले संतुलित आहार के बारे में। ब्रॉयलर फिनिशर जो दाना है वो 22वें दिन से लेकर लगभग 40 दिन की अवस्था तक अपन मुर्गियों को खिलाते हैं। ब्रॉयलर फिनिशर में जो एनर्जी की मात्रा है वो 3200 किलो कैलोरी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी प्रति केजी दाने तथा जो क्रूड प्रोटीन की मात्रा 20% होनी चाहिए। लिमिटिंग अमीनो एसिड की भी जो रिकमेंडेड मात्रा है जैसे लाइसिन, मीथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन, ये 4 अमीनो एसिड आजकल लिमिटिंग अमीनो एसिड माने जा रहे हैं। तो इनकी भी मात्रा जो रिकमेंडेड मात्रा रहती है बहुत थोड़ी सी रहती है, उसके हिसाब से अपने को समावेश करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन और मिनरल मिक्सचर ये भी अपने को करना चाहिए। वर्तमान के समय में अगर अपन आहार की बात करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि दाने में मुर्गियों के दाने में अपन स्टार्टर और फिनिशर अवस्था में देते हैं। जैसे टॉक्सिन बाइंडर का सूक्ष्म मात्रा में ब्रॉयलर के दाने में उपयोग किया जाता है। क्योंकि टॉक्सिन बाइंडर का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि ब्रॉयलर के जो दाना है वो जब दाना स्टोर रहता है तो कभी कभी मॉइस्चर के प्रभाव के कारण उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स जनरेट हो जाते हैं, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न हो जाते हैं और ये एफ्लाटॉक्सिन फीड में विषाक्तता पैदा करते हैं और मुर्गियों के लिवर पे बड़ा हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं। तो इनको नलीफाई करने के लिए या इनके प्रभाव को कम करने के लिए टॉक्सिन बाइंडर का उपयोग अपन दाने में करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में या सामान्य अवस्था में यदि हमारा रखरखाव बहुत अच्छा है तो हमारा जो FCR है 2 से कम रहता है। मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जो मुर्गी का वजन है वो 2 किलो दाना खाने पे 1 किलो वजन बढ़ता है। यदि ये रेशियो 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये रहता है कि हमारा प्रबंधन में कहीं कोई कमी है, हम ज़्यादा दाना खिला के कम वजन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि FCR जितना कम होगा उतना हमको अच्छा परफॉर्मेंस मानेंगे हम मुर्गी का और अच्छा हमारा ब्रॉयलर फार्म परफॉर्म कर रहा है, ये एक इंडिकेटर या सूचक। दूसरा ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट को भी अपने को मॉनिटर करना है समय समय पे कि कितनी इसकी वृद्धि दर आ रही है, जो कि हम अलग अलग दानों को खिला के प्राप्त करते हैं। रबी में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में मसूर मुख्यतः फसल है, जिसकी खेती बहुत से किसान भाई ने की होगी, जो कि इस समय बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। इस फसल से अच्छी क्वालिटी की भरपूर उपज मिले, इसके लिए जरूरी है फसल में समसामयिक प्रबंधनों का ध्यान दिया जाए। तो किसान भाइयों, मसूर की फसल में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र सिंह।
एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये दलहनी वाली फसलों में, खासतौर से मसूर, मटर, अरहर, इस सब में। किसान भाइयों, अगर बात करें मसूर की खेती में खरपतवार नियंत्रण की, तो बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद एक निराई गुड़ाई करनी चाहिए और इसके बाद एक सिंचाई फूल आने के पूर्व करनी चाहिए, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। अनुशंसा की गई है कि 2% यूरिया का घोल, ये अगर फ्लावर आने के पहले किया जाता है तो इससे नंबर ऑफ फ्लावर्स, वायबल फ्लावर्स, नंबर ऑफ मतलब जो जिंदा फ्लावर जिसको कहते हैं, उसकी संख्या बढ़ती है और टोटल उत्पादन में बढ़ोतरी होता है। तो किसान भाइयों को ये भी सलाह दी जाती है कि जो उसमें 2% यूरिया का स्प्रे अवश्य करें। अभी दूसरी चीज़, कहीं कहीं किसान भाइयों को शिकायत आ रही है टेलीफोन से भी और ऐसे भी, कि खेत में उकठा लगा हुआ है। उकठा मन से पौधे पीले होके सूख जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ये देखना है कि उसमें क्या पिछले साल मसूर लगा है या किन कारण से उकठ रहे हैं। तो पौधे को अगर आप मिट्टी समेत अगर निकालेंगे तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत से जगह पर जो दीमक है वो काट देते हैं, उसके वजह से सूखता है। दूसरा रूट है जिसको उकठा रोग कहते हैं, उसके असर से उकटता है। तो ऐसी अवस्था में अभी कार्बेंडाजिम का 0.01% यानी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से ट्रेंचिंग करना ज़्यादा सुविधा है, ज़्यादा अच्छा है। ट्रेंचिंग करने का अर्थ है कि पानी का ज़्यादा मात्रा में उसको घोल के और पूरा एक तरह से हल्की सिंचाई कर देना। चीज़ है कि अगर ये ज़्यादा और बढ़ रहा है तो इसमें मॉलिब्डेनम का प्रयोग जो 1 ग्राम 5 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ करना ज़्यादा लाभकारी होता है। मॉलिब्डेनम जो है अमोनियम मॉलिब्डेट के रूप में बाजार में उपलब्ध होते हैं। किसान भाइयों, अगर मसूर की फसल में बात करें कीटों की, तो इसमें कीटों का प्रकोप कम होता है, लेकिन कभी कभी इसमें माहू कीट का प्रकोप हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए डाईमिथोएट कीटनाशी दवा 2 मिलीलीटर मात्र प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो मौसम चल रहा है पाले का, अगर इसमें नमी का, वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऐसे में इसमें रोग, स्टेम फाइलम रोग आजकल प्रभावित करता है। मगर किसान भाई ये ध्यान रखें कि ये मौसम जनवरी के महीने में अगर ह्यूमिडिटी होता है, ऐसी स्थिति में प्रिकॉशनरी तौर पर आप मेटलैक्सिल का आप स्प्रे कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। इससे क्या है कि वो जो स्टेम फाइलम है वो उस पर नियंत्रण आप पा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है संडोल जिला हिसार के राजेश सिंह ने। आपने जीवामृत के लाभ एवं बनाने के तरीके पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैविक खाद वो खाद है जिसमें रासायनिक खाद के स्थान पर गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही कृषि लागत घटने व उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से कृषक को अधिक लाभ भी मिलता है। इस खाद से उगाए गए खाद्य पदार्थ पौष्टिक होते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी बेहतर है। हमने पहले साल हम गुड़ मिलाते थे, दूसरे साल जो इस साल का हमारा प्रोडक्ट है वो मैली से तैयार की हुई जीवामृत थी और जीवामृत के जब हमने
ग्रोथ पैरामीटर चेक किए तो लगभग 1.5 गुना ज्यादा ग्रोथ आई। रासायनिक खाद फसल के लिए उपयुक्त जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के तंत्र को विकसित करने के लिए जैविक खाद का प्रयोग किया जाना जरूरी हो जाता है, जिससे फसल के लिए मित्र जीवों की संख्या में वृद्धि हो सके तथा भूमि में वायु का संचार ठीक प्रकार से हो सके। साथ ही पानी को पर्याप्त मात्रा में सोखने की क्षमता में भी वृद्धि हो सके। तो किस प्रकार तैयार करें जैविक खाद, आइए जानते हैं। जीवाणु खाद को तैयार करने के लिए आप 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 10 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र के साथ 2 किलो गुड़ और 2 किलो दाल वाला आटा लेके और कुछ मिट्टी आप अपने खेत के डोड़ की ले सकते हो। और इसके बाद इसमें हमें 1 वीक लगता है इसको तैयार करने में। 1 वीक के बाद ये पानी के साथ है किसी भी फसल के खेत में और हम इसको लगा सकते हैं। इसकी जो तैयार करने में कीमत लगती है वो लगभग 150 रुपये आती है। और अब मैं फसल वाइज अगर आपको जानकारी दूँ तो किसी भी चारे वाली फसल में 1 एकड़ के लिए 1 ड्रम काफ़ी है। दूसरा यह है कि अगर आप कणक की खेती कर रहे हो तो 2 ड्रम ही काफ़ी है। अगर धान की खेती करनी है तो आपको 4-5 ड्रम डालने पड़ेंगे और गन्ने की खेती में ये कम से कम 10 ड्रम आपको डालने पड़ेंगे। 1 ड्रम का खर्चा सिर्फ 150 रुपये है। उसी घोल का 1 स्प्रे कर सकते हो, 2 स्प्रे कर सकते हो, 3 स्प्रे कर सकते हो। इससे बीमारियां और कीड़े कम लगेंगे। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मटर की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग तथा उनका नियंत्रण, ऑयस्टर मशरूम की खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे किसान की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।